हम लोग अक्सर संसद, लोकसभा, राज्यसभा इन सब की बातें तो बहुत करते हैं। हाँ, कि देश के कानून कैसे बनते हैं। पर राज्यों का क्या? हर राज्य की अपनी सरकार है, अपनी एक विधायिका है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। कि राज्यों में ये जो कानून बनाने की पूरी मशीनरी है वो असल में काम कैसे करती है। हमारे पास जो सामग्री है वो संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक का पूरा खाका खींचती है। जी। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था की परतें खोलते हैं। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मतलब मजेदार बात जो सामने आती है हाँ। वो ये है कि हर राज्य का विधानमंडल एक जैसा नहीं होता। हाँ। कहीं एक सदन है तो कहीं दो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पूरे देश में एक रूपता क्यों नहीं रखी गई? ये सवाल बहुत अच्छा है और ये संविधान सभा में भी उठा था। देखिए, केंद्र की तरह ही राज्यों में भी दो तरह की व्यवस्था है। अच्छा। जहां सिर्फ एक सदन यानी विधानसभा होती है उसे एक सदनीय या यूनिकैमरल कहते हैं, और जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो उसे द्विसदनीय यानी बाइकैमरल कहते हैं। और ज्यादातर राज्यों में तो एक ही सदन है ना? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था ही है। और ये दो सदन वाले राज्य कौन से हैं? जहां तक मुझे याद है गिनती में बहुत कम है, शायद 6। जी, 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पर सवाल वही है कि सिर्फ यही 6 क्यों? क्या ये फैसला पैसों को देखकर लिया गया या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? इसमें दोनों ही बातें हैं। असल में संविधान निर्माताओं ने यह फैसला राज्यों पर ही छोड़ दिया था। अच्छा। मतलब उनकी मर्जी पर। हाँ, दूसरा सदन यानी विधान परिषद बनाने और चलाने में अच्छा खासा खर्च आता है, तो आर्थिक बोझ एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन इसके पीछे एक सोच भी थी। विधान परिषद को बुजुर्गों का सदन यानी हाउस ऑफ एल्डर्स जैसा माना गया, जहां अनुभवी लोग हों। बिल्कुल, जहां अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और अनुभवी लोग बिना सीधे चुनाव लड़े आ सकें, और विधानसभा के मतलब कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक नजर रख सकें, उन्हें सुधार सकें। मतलब एक तरह से सेफ्टी वाल्व की तरह काम करे। बिल्कुल। पर क्या ये हमेशा काम करता है, या आलोचक जो कहते हैं कि ये बस उन नेताओं को जगह देने का एक तरीका बन गया है जो चुनाव हार गए, उसमें भी कोई सच्चाई है? ये तो बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो इसके समर्थक हैं वो इसे एक जरूरी पुनरीक्षण सदन या रिवाइजिंग चेंबर कहते हैं, जो कानूनों की गुणवत्ता को सुधारता है। और आलोचक? वहीं आलोचक इसे पैसों की बर्बादी और राजनीतिक नियुक्तियों का अड्डा मानते हैं। इसीलिए तो कई राज्यों ने विधान परिषद बनाई और फिर खत्म भी कर दी, और कई आज भी इसे बनाने या हटाने पे बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई व्यवस्था की बात। अब इन सदनों के अंदर चलते हैं। पहले उस सदन की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, ये तो सीधी सीधी जनता की आवाज है। बिल्कुल, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है वोट दे सकता है। इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और इसमें सीटों की भी कोई सीमा होती है? हाँ, संविधान ने एक सीमा तय की है कि किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। एक मिनट, लेकिन मुझे याद है कि गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में तो ये संख्या 60 से भी कम है, तो उनके लिए ये नियम अलग क्यों है? सही पकड़ा आपने। ये छूट उन राज्यों को दी गई है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। उनके लिए 60 सदस्यों का आंकड़ा पूरा करना मुश्किल होता। समझ गए। अगर उन्हें लगता कि समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है। हाँ, ये प्रावधान तो था। पर 104वें संविधान संशोधन जो 2020 में लागू हुआ, उसके बाद ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। ओह, ये तो प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब उस सदन पर आते हैं जो ज्यादा रहस्यमयी है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी चुनाव प्रक्रिया तो बहुत ही जटिल लगती है। ऐसा लगता है कि इसमें हर कोई वोट डाल रहा है, विधायक भी, नगर पार्षद भी, शिक्षक, ग्रेजुएट। ये क्या पहेली है? पहेली तो है, पर बहुत दिलचस्प है। इसके सदस्य, जैसा आपने कहा, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसे ऐसे समझिए, बताइए। कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों को राज्य के विधायक यानी MLAs चुनते हैं। ठीक है, 1/3 बाय MLAs। फिर 1/3 और सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्य चुनते हैं। अच्छा, तो मतलब 2/3 सदस्य तो दूसरे चुने हुए राजनेता ही चुन रहे हैं। हाँ, बड़ा हिस्सा तो वही चुन रहे हैं। बाकी का 1/3 कहाँ से आता है? मैंने सुना उसमें आम लोगों की भी भूमिका है, लेकिन एक शर्त के साथ। बिल्कुल, बचे हुए सदस्यों में से 1/12 सदस्यों को वो शिक्षक चुनते हैं जो कम से कम 3 साल से माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। टीचर्स भी वोट करते हैं? जी,
और दूसरे 1/12 सदस्यों को राज्य में रहने वाले ग्रेजुएट चुनते हैं, जिन्हें स्नातक हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। ये तो कमाल है। मतलब शिक्षकों और पढ़े लिखे लोगों को सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये माना गया कि इससे सदन में शिक्षा और विशेषज्ञता का स्तर बढ़ेगा? सोच बिल्कुल यही थी कि सदन में सिर्फ राजनीतिज्ञ ना हो, बल्कि समाज के दूसरे प्रबुद्ध वर्गों की आवाज भी शामिल हो। और अभी भी एक हिस्सा बाकी है। वो कौन सा? बचे हुए 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अच्छा, नॉमिनेटेड सदस्य। हाँ, ये लोग साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन जैसे क्षेत्रों से होते हैं। यहाँ एक बारीक बात है। सामग्री में लिखा है कि राज्यपाल के मनोनयन में सहकारिता आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट भी एक क्षेत्र है, जो राज्यसभा के मनोनयन में नहीं होता। जी, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये राज्य स्तर पर सहकारिता को दिए गए महत्व को दिखाता है। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, इन सदनों का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा वाला ही मॉडल है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। और ये भंग भी हो सकती हैं? हाँ, इसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है या सरकार गिरने पर समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। तो फिर इसके सदस्य कैसे बदलते हैं? इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इस तरह हर सदस्य का व्यक्तिगत कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। अच्छा, ताकि सदन में एक निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं और किन वजहों से किसी की सदस्यता जा सकती है? मैंने सुना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा छुट्टियां ले ले तो भी उसे निकाला जा सकता है। हाँ, ये सच है। पहले योग्यताओं की बात करते हैं। मुख्य शर्तें हैं भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए कम से कम 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र हो। ठीक है, 25 और 30। अब आते हैं अयोग्यता पर। अगर कोई सदस्य लाभ के पद पर हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या दिवालिया हो जाए तो उसकी सदस्यता चली जाती है। और वो छुट्टी वाली बात? वो भी एक नियम है। अगर कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की बैठकों से गायब रहता है, तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। मतलब अटेंडेंस भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्टाचार या किसी अपराध में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर भी सदस्यता रद्द हो जाती है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब लोग मिलकर कानून बनाते कैसे हैं? मान लीजिए एक सामान्य बिल है, तो वो कानून कैसे बनता है? और क्या दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति है? एक साधारण बिल दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधानसभा या विधान परिषद, कहीं भी? जी, कहीं भी। कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों से पास होना होता है, जिसके बाद वो राज्यपाल की सहमति के लिए जाता है। जैसे ही राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो कानून बन जाता है। पर क्या दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं? नहीं। आपके दूसरे सवाल का जवाब है नहीं। दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर नहीं है। यहीं पर मुझे एक बड़ा अंतर नजर आता है। केंद्र में अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर सहमति नहीं बनती, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक, मतलब जॉइंट सिटिंग, बुला सकते हैं। क्या राज्यों में भी ऐसा कुछ है? नहीं, और यही राज्य विधानमंडल की पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अच्छा। राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर विधानसभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? अगर विधानसभा कोई बिल पास करती है और विधान परिषद उसे खारिज कर दे या उसमें ऐसे बदलाव कर दे जो विधानसभा को मंजूर ना हो, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके भेज सकती है। और तब विधान परिषद को क्या करना होगा? उसे मानना ही पड़ेगा? तब विधान परिषद के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। वो उस बिल को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक और रोक सकती है। सिर्फ 1 महीना? हाँ। कुल मिलाकर विधान परिषद किसी साधारण बिल को पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने, यानी अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है। अंत में जीत विधानसभा की ही होती है। तो फिर विधान परिषद का असल फायदा क्या हुआ? अगर वो किसी कानून को रोक ही नहीं सकती, तो क्या ये बस एक रबर स्टैंप या डीले करने वाली संस्था बनकर नहीं रह जाती? ये एक जायज सवाल है। विधान परिषद की शक्ति कानून को रोकने की नहीं, बल्कि उस पर पुनर्विचार करवाने की है। एक तरह से दोबारा सोचने पर मजबूर करना। बिल्कुल। वो देरी करके विधानसभा को सोचने का एक और मौका देती है, जनता में उस बिल पर बहस छेड़ सकती है और उसमें सुधार के सुझाव दे सकती है। लेकिन हाँ, अंतिम फैसला विधानसभा का ही होता है। और पैसों के मामले में?
यानी धन विधेयक के मामले में क्या होता है? वहां तो शक्ति और भी ज्यादा एक तरफा होगी। बिल्कुल, धन विधेयक या मनी बिल के मामले में विधान परिषद लगभग शक्तिहीन है। पहली बात, ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। नहीं। और विधानसभा से पास होने के बाद जब ये विधान परिषद में जाता है तो परिषद इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। सिर्फ 14 दिन? जी, वो इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह विधानसभा की मर्जी है। 14 दिन बाद बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। तो ये तो साफ है कि असली शक्ति जनता द्वारा सीधे चुने गए सदन यानी विधानसभा के पास ही है। निश्चित रूप से। चर्चा के अंत में सदस्यों को मिले विशेषाधिकारों पर भी बात कर लेते हैं। उन्हें कुछ खास छूट मिलती है ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा विशेषाधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब सदन में कुछ भी बोलने की आजादी? हाँ, सदन के अंदर किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा। इसके अलावा सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब मकसद ये है कि उन्हें काम करने से रोकने के लिए कोई परेशान न कर सके। बिल्कुल, ये विशेषाधिकार सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सदन के एक हिस्से के तौर पर मिलता है ताकि सदन की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि राज्य विधानमंडल केंद्र की संसदीय प्रणाली का ही एक प्रतिबिंब है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंतरों के साथ। हाँ, खासकर शक्तियों के संतुलन के मामले में मैंने देखा कि विधानसभा जनता की इच्छा का सीधा प्रतिनिधित्व करती है और निर्णायक भूमिका में है। वहीं विधान परिषद, जहां भी ये मौजूद है, एक सलाहकार या पुनरीक्षण निकाय के रूप में काम करती है, जिसका उद्देश्य बहस को और समृद्ध बनाना है, भले ही उसके पास वीटो पावर ना हो। एकदम सही। आज की चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, हाँ। जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमारी सामग्री में अनुच्छेद 211 का जिक्र है, जो विधायकों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, सिवाय तब जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। और ये हमें हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। हम शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। हाँ। एक तरफ विधायकों को सदन में कुछ भी कहने का विशेषाधिकार है, उन पर मुकदमा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन पर न्यायपालिका के काम पर टिप्पणी करने की एक सीमा लगाई गई है। एक तरह का संतुलन। तो ये सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र के इन दो सबसे मजबूत स्तंभों, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सम्मान और सीमाओं का ये नाजुक संतुलन असल में कैसे काम करता है। विशेषाधिकार और प्रतिबंधों के बीच की ये महीन रेखा हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता के बारे में क्या कहती है?